मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में जो सिलेबस निर्धारित है उसके आधार पर मैथ विषय का सलूशन इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा और यूपी टेट और सीटेट में जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं उनको भी हल किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी इस चैनल द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। आज मैं आपको एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा 2021 के अंतर्गत यूपी टेट अक्टूबर 2017 में पूछे गए प्रश्नों में गणित विषय के प्रश्न पत्र के 15 प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल का शॉर्ट ट्रिक प्रस्तुत करूंगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसी वर्ष के 15 प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक बता दिया हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वर्ष के पूछे गए गणित विषय के प्रश्न पत्र का लिंक मैंने दे दिया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ है। जतिन किसी वस्तु को मूल्य से 10% कम पर खरीदता है। अगर हम ये मान लें कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपए है तो इसका क्रय मूल्य 10 रुपया कम होगा, यानी 90 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। और ये 10% अधिक पर बेचता है तो 100 रुपए यदि अंकित मूल्य है तो यह 110 रुपए में बेचता है, यानी इसका विक्रय मूल्य 110 रुपया होगा। इसका जो लाभ होगा वो 110 माइनस 90 बराबर 20 रुपया होगा। यदि एक क्रय मूल्य 90 रुपया पर कोई चीज खरीदता है, क्रय मूल्य यदि 90 रुपया है तो इसको लाभ 20 रुपए का है, और यदि क्रय मूल्य इसका 100 रुपया होता तो इस पर जो लाभ होगा वो होगा 20/90 गुणे 100। यहां पर ये जीरो इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 200। 200/9, 200 में हम 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 आ जाएगा और शेष 2 बचेगा तो 2/9 हो जाएगा। इसका जो लाभ का प्रतिशत होगा वो होगा 22 सही 2/9, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस px प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान है। एक समीकरण है x स्क्वायर माइनस px प्लस 54 बराबर 0, इसके दो मूल होंगे तो इसके मूलों का जो अनुपात है 2:3 है, इसलिए अगर एक पहला मूल अगर हम लेते हैं 2 अल्फा तो दूसरा जो है 3 अल्फा हो जाएगा। मूलों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, एक्स का गुणांक माइनस पी, यहां पर माइनस पी लिखा गया, बाई 1, 1 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी बाई 1, या 5 अल्फा इज इक्वल टू पी, या अल्फा इज इक्वल टू पी बाई 5। अब मूलों का जो गुणनफल है वो 2 अल्फा इंटू 3 अल्फा होगा, और गुणनफल बराबर होता है ये जो कांस्टेंट टर्म है ये डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कांस्टेंट टर्म जो है 54 है, तो 54/1, ये 2 अल्फा और 3 अल्फा जब हम गुणा करेंगे तो 6 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 54, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 54/6, 6 और इसको हम काटेंगे, 6 एक बार जाएगा
9 बार हो जाएगा, 6 9 54, और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो अल्फा इज इक्वल टू 3। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हम पहले से निकाल चुके हैं, p/5 है, तो अल्फा की जगह अगर हम p/5 लिख दें तो अल्फा इज इक्वल टू p/5, और अल्फा जो है 3 निकाला गया है ऑलरेडी, तो ये 3 बराबर हो जाएगा p/5। इसका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई 1 कर सकते हैं हम, तो p इज इक्वल टू, p का गुणा हम 1 में करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 15, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 तथा उसके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। व्यासों का अनुपात दिया हुआ है, तो जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का भी अनुपात होगा, तो व्यास का अनुपात बराबर त्रिज्या का अनुपात, तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 4:5। और अगर ये दो लंबवृत्तीय शंकु हैं, अगर पहले की त्रिज्या r1 है और दूसरे की r2 है, तो 4:5 बराबर r1/r2 बराबर हो जाएगा, r1/r2 बराबर हो जाएगा 4/5। और इनकी ऊंचाई यदि एक की पहले की h1 है, दूसरे की h2 है, इसका अनुपात दिया हुआ है 25:64, तो 25/64 बराबर h1/h2 हो जाएगा। अब इनके आयतनों का अनुपात हम निकालेंगे। आयतन बराबर होता है, किसी भी शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो पहले का जो आयतन हो जाएगा, पहले शंकु का 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, दूसरे का हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। यहाँ पर 1/3 से कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, और ये बचेगा r1 स्क्वायर h1 बाई r2 स्क्वायर h2, ये बराबर हो जाएगा r1 बाई r2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा h1 बाई h2 के। तो r1 बाई r2 दिया हुआ है 4/5, यहाँ रखेंगे 4/5 इसका स्क्वायर, और h1 बाई h2 दिया हुआ है 25/64, 25/64 लिख देंगे। 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16, और 5 का स्क्वायर होगा 25, और ये 25 और ये 25 कट जाएगा, 16 के 16, और 4 बार जाएगा, 16 चौके 64, और ये आ जाएगा 1/4। तो इसका जो अनुपात होगा 1/4 का होगा। इनके लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1/4 होगा, 1:4 होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर x सच दैट x शब्द बेलो का एक अक्षर है, b इज इक्वल टू x सच दैट x शब्द ऊल का एक अक्षर है, तथा c बराबर a माइनस b हो, तो c के उप समुच्चयों की संख्या क्या है। यहाँ पर a एक सेट है जिसके एलिमेंट्स, इसमें x जो है इस बेलो के अक्षर हैं, तो इसमें जो है a बराबर हो जाएगा b e, एलिमेंट है इसके BELOW, और b में जो है 3 अक्षर हैं, एक W है, वो है और L है। तो यहाँ पर इसके जो इस सेट के जो एलिमेंट हो जाएंगे वो होंगे W, O और L। सेट C बराबर सेट A माइनस सेट B। इसका अर्थ ये हुआ, सेट C बराबर सेट A माइनस सेट B। इसमें जो B के एलिमेंट हैं और A के एलिमेंट से घटा दिए जाएंगे, तो जो शेष एलिमेंट बचेंगे वही A माइनस B के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पर WB का एलिमेंट है, ये नहीं रहेगा, O है तो O भी नहीं रहेगा, और L है तो L भी नहीं रहेगा। अब केवल 2 एलिमेंट बचे हैं, तो A माइनस B के जो एलिमेंट होंगे वो होंगे B और E। अब C एक सेट है जिसके 2 एलिमेंट हैं। अब इसके उपसमुच्चय की संख्या निकालनी है, तो C के उपसमुच्चय क्या होंगे। जो भी सेट होता है उसका एक रिक्त उपसमुच्चय होता है।
तो एक उप समुच्चय हो गया। दूसरा उप समुच्चय है जिसमें केवल बी एलिमेंट है। तीसरा उप समुच्चय है जिसमें ई एलिमेंट है। और चौथा एक उप समुच्चय है जिसके एलिमेंट बी और ई हैं। इस प्रकार सी के जो उप समुच्चय हैं कुल 4 उप समुच्चय हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 4 होगा। उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए एक सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है 2 टू द पावर n, जहां पर n क्या है, n सेट के एलिमेंट्स की संख्या होती है। यहां पर 2 एलिमेंट हैं सेट सी में, इसलिए n की जगह हम 2 लिखेंगे तो 2 टू द पावर n बराबर 2 टू द पावर 2 बराबर 4। इस प्रकार इसकी जो उप समुच्चयों की संख्या होगी वो 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा। एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहां पर AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और BD की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो ये दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो AO की लंबाई जो होगी वो AC का हाफ होगा, यानी AO बराबर 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर और BO बराबर होगा BD/2 यानी 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर हो गया AO और ये 5 सेंटीमीटर हो गया और ये एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया OAB, जिसमें AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 144 प्लस 25 बराबर 169 और AB बराबर हो जाएगा 169 का वर्गमूल ले लेंगे तो 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एक भुजा इसकी अगर 13 सेंटीमीटर है तो चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका 4 का गुणा कर देंगे तो 13 चौके 52, कुल 52 सेंटीमीटर इसकी परिमाप होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है। यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 तथा शेष का माध्य 3.5 हो तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या होगा। 10 प्रेक्षणों का योग निकालने के लिए हम इसके माध्य से गुणा कर देंगे तो ये 10 गुणे 4.5 बराबर 45 हो जाएगा और जो शेष 30 प्रेक्षण है उनके लिए उनका माध्य है 3.5, तो 30 प्रेक्षणों का योग निकालने के लिए 30 गुणे 3.5 करेंगे तो 105 आ जाएगा। यानी कुल प्रेक्षणों का योग अगर निकालें तो कुल प्रेक्षणों का योग हो जाएगा 45 प्लस 105, 45 प्लस 105 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितने कुल प्रेक्षण हैं, कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों की संख्या 40 है तो 40 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 105 में 45 जोड़ेंगे 150 होगा, 150 बटे 40 और ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, 15 में 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 4 सते 28 और 4 पचे 20, 3.75 इसका आंसर होगा और करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है,
इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। यह एक घन है जिसके एक कोर की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इससे एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है। तो ये पूरा इसका जो व्यास होगा बेलन का वो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसका आधा, और इसकी जो ऊंचाई है बेलन की वो कोर के लंबाई के बराबर होगा और वो होगा 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो लंबवृत्तीय बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ निकालना है वो होता है 2 पाई r h प्लस आर, ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू 22/7 गुणे 7 है, r बराबर 7 दिया हुआ है, h प्लस आर 14 और 7 जोड़ेंगे 21 आ जाएगा और ये 7 इस 7 से कट जाएगा। 21 में ये 22 और गुणे 2 44, 44 में 21 का गुणा करेंगे तो 924 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 संख्याएं दी गई हैं, हर संख्या को 53 में से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य -3.5 है। दी गई संख्याओं का माध्य क्या है? प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया गया है, इसलिए माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य को भी हम 53 में से घटाएंगे। तो 53 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 53, यहाँ पर माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3.5 बराबर हो जाएगा 56.5। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5, 9, 14, 15 x प्लस 1, 2x माइनस 13, 28, 30, 32, 34 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों की माध्यिका 24 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब हम किसी की माध्यिका निकालते हैं तो जो संख्याएं होती हैं उनको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। ये ऑलरेडी आरोही क्रम में व्यवस्थित है और इसका माध्यिका भी दिया हुआ है 24 है। तो आरोही क्रम में ये संख्या इस तरह से हैं। अब इसमें देखेंगे पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। कुल पदों की संख्या 10 है और ये सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो माध्यिका निकालने का जो सूत्र है वो हो जाएगा n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान बटे 2। अब यहाँ पर n/2वें पद का मान n माने 10 है तो 10/2वें पद का मान अर्थात 5वें पद का मान लिखेंगे हम, और n/2 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 बराबर 6वें पद का मान लिखेंगे और दोनों के मान को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये बराबर 24 दिया हुआ है, x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 13। तो यहाँ पर 2x और x जोड़ेंगे तो 3x माइनस ये प्लस 1 है, ये माइनस 13 है, तो यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा। 3x माइनस 12/2 और इसका जो 3x गुणा करेंगे तो 3x माइनस 12 बराबर हो जाएगा 48 और 3x को हम बराबर के एक साइड में रखेंगे, दूसरी तरफ 12 को ले जाएंगे तो 48 प्लस 12 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 60। x बराबर हो जाएगा 60/3, 3 से इसको काट दिया जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पे 0 हो जाएगा और आ जाएगा 20 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैदान को 44 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं, इसी मैदान को कितनी कम ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी? तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले 2 चीज दिया हुआ है, एक तो दिया है गाय, दूसरा दिन और एक और दिया हुआ है एक मैदान। दिनों की संख्या जो निकालना होगा हमें वो बाद में लिखेंगे और जो ज्ञात होगा उसे हम पहले लिखेंगे। तो 44 गायों की संख्या निकालनी है, जिसे गायों की संख्या बाद में लिखेंगे। 9 दिन में 44 गायें किसी मैदान को चर लेती हैं। एक मैदान है, इस मैदान को 9 दिन में 44 गाय चर लेती है।
तो 12 दिन में, चूंकि 12 दिन में उसे चरना है, तो अगर 44 गाय चरेंगी तो 9 ही दिन लगेगा, लेकिन 12 दिन में उसको खत्म करना है चर करके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 44 के बजाय ये गायों की संख्या हमें कम करना पड़ेगा। तो ये संख्या यहाँ पर x लिख देंगे इसके नीचे, और एक तीर पहले से ही हम नीचे की ओर लगा लेते हैं। तो ये 44 से कम हो रहा है, यहाँ हमने कम लिख दिया, और ये देख रहे हैं इस राइट साइड में तो कम हो रहा है, और लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये 9 था, ये 12 हो गया, यानी ये संख्या बढ़ रही है। इधर कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों में अपोजिट रेशियो है, दोनों का विलोमानुपात है। तो तीर के सामने जो संख्या होती है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जैसे x बटे 44 बराबर यहाँ 9 का तीर है, तो तीर के सामने हम लिखेंगे 9 बटे 12, और यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, इसमें 44 का गुणा कर 9 बटे 12 गुणे 44, 9 बटे 12 गुणे 44, इसको काटेंगे है, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, और ये 4 से भी कट जाएगा, 4 एके 4, और 4 ग्राम 44, 11 तियां 33 गायें होंगी। तो 33 गायें 12 दिन में उसको चरेंगी, लेकिन प्रश्न में ये पूछा गया है कितनी कम या ज्यादा गायें चरेंगी। तो पहले 44 गाय चरती थी, अब वो 33 गाय ही चरेंगी उतने मैदान को। 11 गायों को कम करना पड़ेगा, यानी 11 गाय कम हो जाएंगी। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो गणित की जो विभिन्न शाखाएं हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। बीजगणित के विभिन्न सूत्र जो है, सूत्रों का प्रयोग अंकगणित में भी किया जाता है। तो ये जो शाखाएं हैं बीजगणित, ज्यामिति और अंकगणित, ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा। और अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, ये गलत होगा। और बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, ये भी गलत होगा। बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है, और ये भी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है? सबसे अच्छा शैक्षणिक तरीका क्या है? शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करके और उन्हें प्रोत्साहन करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, और प्रोत्साहित करके गणित शिक्षण को बहुत ही सरल बनाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए। केवल कमियां देख करके ही उतना ही पढ़ाना, ये गलत विधि होगी। और केवल गैप्स देख करके उन्हें दूर करना, ये भी गलत होगा। और हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, ये भी गलत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? इस प्रकार के प्रश्न को निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें इसमें जो प्रश्न में कमी पूछी गई है कि कितना प्रतिशत जो है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, तो कमी का प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि का प्रतिशत बटे 100 प्लस वृद्धि का प्रतिशत गुणे 100। यहाँ पर हो जाएगा ये जो वृद्धि है 25 है बटे 125, 100 प्लस 25 बराबर हो जाएगा 125 गुणे 100। यहाँ पर 25 के 25 और ये जाएगा 5 बार और 125 हो जाएगा, और 5 के 5 और ये हो जाएगा 20। तो 20% इसका आंसर आएगा, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। अगर एक दूसरे टाइप का प्रश्न पूछा जाए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% या कोई भी प्रतिशत हो सकता है कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो अधिक के लिए जो है वृद्धि का फार्मूला होगा, वृद्धि का प्रतिशत बराबर हो जाएगा कमी का प्रतिशत बटे 100 माइनस कमी का प्रतिशत गुणे 100। इससे हम जो है इस प्रश्न को हल कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 हो तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, हम सपोज करते हैं एक x है, दूसरा, दोनों का योग चूंकि 8 है तो दूसरा निश्चित रूप से 8 में से x घटाया जाएगा, वो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी 8 माइनस एक्स हो जाएगी। और इसका जो व्युत्क्रमों का योग 8/15 दिया हुआ है तो 1/x 1/8 माइनस एक्स बराबर 8/15, और इसका दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो x इंटू 8 माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर x माइनस 8 माइनस एक्स में अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो ये x कट जाएगा, 8 माइनस एक्स आएगा, 8 माइनस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस एक्स ही आएगा, और यहाँ पर 8 माइनस एक्स को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा और केवल x बचेगा, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ पर x आया। यहाँ पर ये प्लस माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, ये कट जाएगा, केवल यहाँ पर बचेगा 8/8x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इसको हम 8 एक के 8, दोनों पक्षों में यदि हम 8 से डिवाइड कर दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो 8 एक के 8 हो जाएगा, तो यहाँ भी 8 एक के 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 15, फिर 15 को हम बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 बराबर 0। अब इसका सबका चिन्ह बदलने पर ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और इसका हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 0 है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 8x को हम 2 पार्ट में चेंज करेंगे, माइनस 3x माइनस 5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x इन दोनों में कॉमन है तो हम ले लेंगे x कॉमन, x माइनस 3 बचेगा, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पर x माइनस 3 दोनों पदों में है तो x माइनस 3 एक क्वेश्चन में हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा x माइनस 5। तो या तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा या x माइनस 5 बराबर 0 होगा। यदि x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर 3 आएगा, यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो x बराबर 5 आएगा। इस तरह से इसकी वैल्यू 3 या 5 आ सकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है, यदि शिक्षा तथा यात्रा का खर्च का अंतर 4000 हो तो परिवार की कुल आय कितनी होगी। यहाँ पर दिया हुआ है इसका क्या खर्च है, तो प्रश्न में ये है कि शिक्षा और यात्रा का जो अंतर है तो शिक्षा का परसेंटेज जो है 25% है और यात्रा का 15% है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 10%, और ये बराबर है 4000 रुपए के, तो 10% बराबर है 4000 रुपए, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर सीधा सीधा 10 से गुणा कर देंगे, या हम इस तरह से इसको कर देंगे 4000/10 गुणे 100। यहाँ पर ये 0 इस 0 से कट जाएगा और आएगा 40,000 रुपए, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इससे रिलेटेड यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।